नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम बात करेंगे नेपाल में भारत इन चीन आउट। जी हां, नेपाल लोकतंत्र के चौराहे पर खड़ा है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है। नेपाल का एक लंबा इतिहास ऐसा ही रहा है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। ओली समूह अलग है, प्रचंड समूह अलग है। नेपाल की घरेलू राजनीति में यह सब कुछ चल रहा था। लोकतांत्रिक देशों में कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसी वक्त नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चीन का दखल शुरू हुआ। चीन चाहता था केपी शर्मा ओली की सरकार ना गिरे, ओली संसद भंग ना करें, दोनों गुट एक साथ आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। चीन को इससे बड़ा झटका लगा। मुंह की खाकर भी चीन नहीं माना। उसने अपना प्रतिनिधिमंडल नेपाल में भेजा, लेकिन वहां पर बात बनी नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी शुरुआत में खूब चीन की भाषा बोली, लेकिन नेपाल के लोग ही चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। नेपाल के लोगों ने देखा कि चीन तो उनके अंदरूनी मामलों में लगातार दखल दे रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर रहा है। और इसके बाद वहां पर चीन के विरोध में खूब प्रदर्शन हुए। अब नेपाल की सरकार भी बदली बदली दिख रही है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर थे और यहां उन्होंने जो बयान दिया उससे चीन तिलमिला गया है। ग्यावली ने कहा कि नेपाल अपने अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके साथ ही उन्होंने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। इसके बाद चीन बौखला गया। चीनी राजदूत ने उसी शाम नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिलकर उनके निर्णय पर ऐतराज जताया। और ऐसे में दो सवाल अब उठ रहे हैं कि नेपाल के इस कदम के क्या मायने समझे जाएं, और दूसरा सवाल यह है कि नेपाल के किसी भी कदम से चीन इतना बौखला क्यों जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक एएस बहल साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार जी, एक बार मैं फिर से आपसे चर्चा इसी विषय पर करना चाहूंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। और आज अगर हम नेपाल का नजरिया देखें तो नेपाल का नजरिया बदला बदला सा नजर आ रहा है। और चीन की जो दखलंदाजी उनके देश के अंदर रहती थी वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं बहल साहब? देखिए, ओली साहब को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है जी। और इस समय नेपाल की जो जनता है वो ओली साहब के अगेंस्ट है। अभी वो लोग काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट बहुत वोकल कर दिया है कि जो चीन है वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। कोई भी अच्छी डेमोक्रेसी या कोई भी कंट्री जिसकी सॉवरेनिटी को लान दिया जाए, और एक ऐसा देश चीन जैसा देश जो इंटरवेंशन कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है किसी के इंटरनल अफेयर्स में, तो उनके लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और ये ओली साहब ने भांप लिया है। इसी वजह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि लोगों का सपोर्ट भी साथ में रहे, उन्होंने फटाफट फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है हिंदुस्तान और यह बताने की कोशिश की है कि भारत और नेपाल के रिश्ते भी बहुत ही क्लोज हैं। और अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखें फॉरेन मिनिस्टर की, तो उन्होंने एक हाथ में तो ये कहा है कि वो अंदरूनी अफेयर्स के इंटरवेंशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोला। लेकिन साथ साथ में यह भी कह दिया कि चीन हमारे बहुत क्लोज है और भारत भी क्लोज है। और इस समय उनको हमारी इसलिए जरूरत है कि वो सोच रहे हैं कि अगर कोई भी इलेक्शन आए या कोई ऐसी सिचुएशन बने कि सुप्रीम कोर्ट उनका डिसीजन को अपटर्न कर देती है, उस समय पे नेपाली कांग्रेस का अगर उनको सपोर्ट लेना पड़े, शेर बहादुर देउबा का, तो उनको लगता है कि जो नेपाली कांग्रेस है वो भारत के क्लोज है, तो शायद उनको उनका सपोर्ट उसमें मिल जाएगा और इसी वजह से वो भारत के साथ क्लोजनेस दिखा रहे हैं। मैं यहां पे डिस्टिंक्ट करना चाहूंगा कि नेपाल के लोग भारत के साथ है, लेकिन नेपालीज गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी की है वो हमेशा से चीन के पास रही है, चीन की सहायता मांगती रही है, चीन के साथ ट्रेड और ट्रीटी साइन करती रही है। बिल्कुल। नेपाल के लोगों की अगर हम बात करें तो वो भारत के लोगों के साथ हैं और नेपाली गवर्नमेंट हमेशा से चीन के साथ अपनी निकटता सार्वजनिक करती आई है और ऐसा विगत दिनों में हमने देखा भी है। नेपाल के लोगों की आपने बात करी बहल साहब, एक आत्मीय लगाव है भारत के साथ उनका। एक हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल की संस्कृति एक साझा संस्कृति रही है, विरासत हमारी एक रही है और उसी संस्कृति का ही परिणाम है
कि नेपाल और भारत के लोग कभी एक दूसरे को अपने से अलग उन्होंने नहीं माना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ समय पहले तक तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बिल्कुल। अभी वो सेकुलर बना है कुछ साल पहले ही। लेकिन साथ साथ में जो एक क्लोजनेस है हमारे देश और उसका, हमारे इधर हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुत्व एक एक वे ऑफ लाइफ है, जी हिंदुइज्म एक बिल्कुल। वे ऑफ लाइफ है। और इसमें बहुत सारे रिलीजन मिल जाते हैं। ये जी नहीं कहते कि मैं सिख हूं तो मैं इंडियन नहीं हूं, मैं भारतीय हूं उतना ही जितना कोई और है। बिल्कुल। लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया है हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ को। और जी दूसरी दूसरी बहुत ही अहम चीज ये भी आती है कि भारत में परमिशन है, नेपाल के जो नेपलीज हैं वो आके इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी 39 बटालियन है, 7 गोरखा। रेजिमेंट्स के अंदर गोरखा, जिनमें 40,000 से ऊपर नेपलीज इस समय भी भारत के अंदर है सोल्जर्स में। और हमारे जो जनरल हैं वो ऑनररी जनरल हैं नेपाल के। और जी अगर भारतीय मूल के लिए जो लोग सेटल्ड हैं नेपाल के अंदर, अगर आप उनको भी देखें, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो बहुत ही भारी संख्या में। एक क्लोजनेस है, एक रिलीजन के साथ भी देखें या वे ऑफ लाइफ के साथ भी देखें, या अगर हम जो क्लोजनेस डिस्टेंस की होती है, ज्योग्राफी की होती है, उसके हिसाब से भी देखें और हिस्ट्री की भी देखें, तो भारत और नेपाल हमेशा से बहुत ही क्लोज नेशंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत और नेपाल जो है वो बिल्कुल एक करीबी उनका रिश्ता रहा है, वहाँ के लोगों का रहा है। सरकारों के बीच में भले ही उनके मन खिन्न रहे हों, लेकिन लोगों ने कभी एक दूसरे को अलग नहीं समझा। और अब हमारी गोरखा जो रेजिमेंट है, जो हमारा गौरव है, वो निश्चित रूप से वहीं से वो लोग आते हैं। और हमेशा से देश के लिए, भारत के लिए उन्होंने अपना जितना भी वो सर्वस्व दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की है। विगत दिनों में लगातार गतिरोध की अगर हम बात करें, जब से चीन की एंट्री रही है नेपाल के अंदर, और उसके बाद से भारत से दूरियां धीरे 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 बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते जाहिर सी बात है अभी तक अच्छे नहीं रहे हैं। और उस दिन हमने और आपने 5 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जब समय का थोड़ा सा अभाव था, डिबेट को उस वक्त समाप्त करना पड़ा था। मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो 5 बिंदु जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते एक बार फिर से हों और चीन को पूरी तरीके से बाइकॉट किया जाए नेपाल के यहां। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे स्टेट्स, उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की या उन एरियाज की जो बिल्कुल नेपाल के साथ लगे हुए हैं, वहां पे एनर्जी डेफिशिएंसी है। हम्म। और जो नेपाल है वो एनर्जी सरप्लस पोटेंशियल रखता है। जी उसके अंदर कम से कम 20 से 30 बिलियन डॉलर का जो एनर्जी का ट्रेड है वो हम दोनों देशों के बीच में हो सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा बिंदु है जो हम कर सकते हैं, जो उनके साथ मिलके हम उनकी डैम्स की कंस्ट्रक्शन करें। चीन यही तो चाहता है कि वो करे, लेकिन यहां पे भारत को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अगर हमें सॉफ्ट लोन या अगर हमें एड भी देनी पड़े तो हमें पूरी देनी चाहिए। और ये चीज उनको बताना चाहिए कि हम चाहेंगे कि एनर्जी कोऑपरेशन में हम साथ रहें। दूसरा है रोड और रेल ट्रांजिट की जो एग्रीमेंट्स हैं, उनमें हम थोड़ा सा ज्यादा उनको फ्रीडम दें, ताकि वो हमारे पोर्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, चाहे वो चिटागोंग, चाहे वो हमारा पोर्ट है कलकत्ता का, चाहे वो चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश का। हमें चाहिए कि वो हम अलाउ करें। हम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो एक्सेस बना रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करें, उसमें जो रोड और रेल ट्रांजिट की बातें हैं और उसको आगे लेके जाएं, ताकि हमारा ट्रेड दोनों देशों के बीच में रहे। और एक तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इस समय कोविड की सिचुएशन। जी अगर कोविड की सिचुएशन के अंदर भारत उनकी मदद करता है, और हमारी जो 2 कंपनीज है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और हमने कल लॉन्च किया, मोदी जी ने कल लॉन्च किया था कोविड वैक्सीन का इनोकुलेशन, तो आपने देखा कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि जो वैक्सीन्स भारत में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सेफ है और उनका बहुत इफेक्ट है। और अगर हम चाइनीज वैक्सीन को देखें, जो साइनोवैक वैक्सीन है उनकी, उसको कहा गया है कि चाहे वो ब्राजील है या इंडोनेशिया है, वहां पे 50 या 60% से कम उसकी एफिकेसी है। हमारी जो वैक्सीन है वो बहुत ही बेहतर और एडवांस्ड और सेफ वैक्सीन है। अगर ये वैक्सीन में भी हम उनकी मदद करें, चाहे वो हम करें 50 लाख या 1 करोड़ के करीब वैक्सीन अगर हम उनको दें, ताकि ये एक बहुत ही बड़ा हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा नेपाल के लिए। और नेपाल के लोगों को डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ेगा कि देखो, भारत अपने टाइम में, जबकि भारत भी इससे जूझ रहा है, वो हम उनकी मदद करें। चौथा है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू से हमेशा स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि इसे और भी मजबूत किया जाए।
चाहे वो हमारे कल्चर है, चाहे वो हमारा रिलीजन है, चाहे वो और भी तरीके हैं, उससे मिलके करें। और पांचवा है हमारा आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट। हमारे दोनों के आर्मीज के जनरल जो हैं वो ऑनररी जनरल हैं एक दूसरे की आर्मी में। और बहुत सारे नेपलीज मूल के लोग आज भारतीय सोल्जर्स हैं और उनको बहुत ही अच्छा फाइटर गिना जाता है। जी। कहते हैं कि उनसे डेडली फाइटर इस समय दुनिया में अगर है तो दो तीन है, वो भी भारत के ही हैं। जी। चाहे वो जाट है, चाहे वो सिख है, चाहे वो राजपूत है, लेकिन जो डेडली कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइटर्स है वो भारत में है। और साथ में गोरखा रेजिमेंट्स उसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आर्म फोर्सेस टू आर्म फोर्सेस कांटेक्ट जो हमारा पांचवा मॉडल है, उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। और अगर उनको आर्म्स का कुछ चाहिए तो हमें एड या गिफ्ट करके दे देना चाहिए। बिल्कुल, ये पांचों बिंदु निश्चित तौर पर भारत और नेपाल के रिश्ते को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और खास तौर पर आपने पीपल टू पीपल कनेक्शन की जो बात करी, आर्मी टू आर्मी कनेक्शन की जो बात करी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर नेपाल के जो लोग भारत की सेनाओं में हैं, खासकर गोरखा रेजिमेंट की बात करें, और उनका जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो निश्चित तौर पर भारत की सेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। और शायद चीन को भी ये बात वैल साहब समझनी चाहिए कि भारत और नेपाल के रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना वो सोचते हैं, क्योंकि ये जो 5 बिंदु हैं इन पर लगातार काम किया भी गया है। और भले ही 100% नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत तक जो है वो काम किया गया है। और यही वजह है कि हम दोनों को उन्होंने जोड़ के रखा है। तो चीन के लिए इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को खत्म करना। देखिए, चीन ने जो लद्दाख में गुस्ताखी की है, उसका जवाब भारतीय आर्मी ने, भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरीके से दिया गलवान वैली के अंदर। उस समय से लेके आज तक चीन डर गया है। और अगर हम दूसरा हिस्सा भी देखें उसका, आज भी उनकी आर्मी वहां पे है। हमारी जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्मी है। आर्मी नहीं है जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मिली हुई है। हमारी जो आर्मी है वो इंडिपेंडेंट सेकुलर आर्मी है। उसमें हर प्रांत के और इवन कई देशों के लोग हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के कई, जैसे नेपाल के गोरखास हैं। और इस आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, ट्रेन्ड फाइटर्स हैं, वो शुरू से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर रहे हैं। हम लोग मैं खुद -20 टेम्परेचर के अंदर सिर्फ एक जैकेट पहन के और एक स्वेटर पहन के 18,000 फुट पे 3-3, 4-4 किलोमीटर दिन में चलता था, वहां जहां पे हवा भी नहीं है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना जो इस समय है बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है। और चीन जानता है कि अगर वो कोई भी गुस्ताखी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज का साथ चाहिए। इसी वजह से नेपाल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी देश की मजबूती के लिए उनकी सेना का रोल बेहद अहम होता है। और आपने आर्मी की बात की है और जिस तरीके से आपने भारतीय सेना की बात की, उसमें नेपाल के महत्व की आपने बात की है। 2014 के बाद से, जब से सरकार बदली है देश के अंदर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से क्या परिवर्तन आपको लगता है कि क्या जो हमारी भारतीय सेना का आपने जिक्र किया, मैं आपका उस पर जानना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि क्या मजबूती आई है? देखिए, कुछ समय तक एक ऐसा समय आ गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है भारतीय आर्मी का, वो स्लो डाउन हो गया। लेकिन अब अगर हम देखें लास्ट कुछ सालों से इसमें बहुत ही तेज गति आ गई है। जो लेटेस्ट आर्म्स एम्युनिशन है आज भारत में आ रहे हैं, चाहे वो हम रफाल जहाज को देखें जी, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर है। अगर उसको हम कंपेयर करें उनका स्टेल्थ फाइटर से भी, तो ये फाइटर बेटर है। और अगर हम दूसरे भी इक्विपमेंट देखें, जो आज आपने पढ़ा होगा कि स्वॉर्म ऑफ यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो भारतीय सेना खरीद रही है जी जी। उससे वो डेडली अटैक्स उनके टैंक्स पे कर सकेंगे जी। ये जो गति मिली है मॉडर्नाइजेशन को, और एक जो मेक इन इंडिया के लिए जो फोकस बना है कि हम 83 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, जो कि 39,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक जो गति मॉडर्नाइजेशन की आई है, तो उससे जो भारतीय सेना है उसमें जो एक मोटिवेशन और जोश बढ़ेगा और उनकी जो कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट हुई है, बढ़ोतरी मिली है। बिल्कुल। बैल साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सिन्हा साहब, सुन पा रहे हैं आप? एकदम
जी मेरा प्रश्न आपसे यही है, भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करें तो बीच में थोड़ी सी कटुता नजर आ रही थी, लेकिन वो भारत के लोगों और नेपाल के लोगों के बीच बिल्कुल नहीं थी, सरकारों के बीच में थी, और खासकर चीन की गोद में बैठे हुए केपी शर्मा ओली की वजह से थी। अब उसका विरोध उनके अंदर, उनके देश में ही शुरू हो गया। क्या मानते हैं आने वाले वक्त में केपी शर्मा ओली की जो सोच थी वो अब खत्म होगी, जो चीन के साथ उनकी मिलीजुली सोच थी, और भारत के साथ जो रिश्ते थे वो और प्रगाढ़ होंगे? देखिए, ऐसा है जी, पहली बात, हमारा नेपाल का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। बिल्कुल। हाँ, हमारी बेटियां वहाँ शादी करती हैं, उनकी बेटियां हमारे यहाँ शादी करती हैं, तो हमारा तो पारिवारिक संबंध है। तो ये पारिवारिक संबंध, क्या कोई नेपाली चाइनीज से शादी करता है, या कोई चाइनीज लड़की नेपाल में आके शादी करती है? नहीं। तो जो पारिवारिक संबंध है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई पर्व त्योहार होता है, आप देखिए कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा धर्म है, कितना सब कुछ तो मिलता है जी, तो उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंदुस्तान के गले में जो डालने की कोशिश कर रहा था चीन, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नेपाल जो चीन के पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया था, ओली पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया था, जो चाइनीज एम्बेसडर था वो औरत, उसके साथ ओली प्रधानमंत्री का क्या संबंध है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी, जी। एक और बिंदु की सबसे अच्छी बात है कि नेपाल के आवाम को समझ में बात आ गई कि जिस तरह से चीन धीरे धीरे उनका जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान की तरह नेपाल का भी अस्तित्व खत्म कर देगा। ये लोगों को समझ में आ गई बात। तो जब जन क्रांति शुरू हुई कि भाई अब रॉयल्टी सिस्टम लाओ, राजा वाला किंग वाला सिस्टम लाओ, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी घबराई कि ये तो जन विद्रोह हो रहा है। तो उनके सोच में परिवर्तन आया है। अब धीरे धीरे वो पुराने मित्र हिंदुस्तान के पीछे साथ फिर से वो अपना दोस्ती बढ़ा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये अच्छा, सिन्हा साहब एक प्रश्न यहां पर यह भी, यूएनएससी की अगर हम बात करें तो स्थायी सदस्यता का समर्थन नेपाल ने किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं चीन को मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। एकदम मिर्ची तो लगेगी। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिस यूएनएससी में हमको परमानेंट मेंबर होना चाहिए था, वो जवाहरलाल नेहरू ने थाली पे बरोस को चीन को दे दिया। अब हम जब टेम्पररी मेंबर हैं, भाई 5 के बाद 13 जो टेम्पररी मेंबर, तो उसमें एक हम हैं, तो अब उसमें भी चीन को दर्द हो रहा है कि भाई टेम्पररी मेंबर भी क्यों हो, क्योंकि 3-4 एंटी टेररिस्ट जो कमेटी थे उसके हम चेयरमैन थे, लेकिन चीन ने वहां भी दाव खेला और अभी हमको रिड्यूस कर दिया, 2 ही कमेटी के हम लोग चेयरमैन बच गए हैं। तो चीन को दर्द है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की छवि यूनाइटेड नेशंस में बढ़ रही है, क्या निकटतम भविष्य में हिंदुस्तान यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बन जाएगा? तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है, और इसीलिए वो घबराए हुए है और बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान को चेकमेट करो, शतरंज की चाल चलो और उसको रोको, हिंदुस्तान को रोको। बिल्कुल। हिंदुस्तान अब रुकने वाला नहीं है। मोदी सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है, जो हर एक क्षेत्र में हमने एक अपनी छवि बना ली है, चाहे मिलिट्री के क्षेत्र हो, लद्दाख में हो, डोकलाम में हो, वैक्सीन के क्षेत्र में हो, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो। जिस तरह से चीन के कंपनी को हमने बैन किया, एक हिंदुस्तान ही विश्व में देश है जिसने चीन के चुनौती को स्वीकार किया है और उसको चुनौती दिया है कि आजा भिड़ ले। बाकी सब लोग घुटने टेक रहे हैं हिंदुस्तान को छोड़ के। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चीन समझता है कि सबसे बड़ा खतरा उसको यदि किसी से है तो हिंदुस्तान से है जी। तो ये इसीलिए वो अपनी शतरंज की चाल खेलता रहता है जी। बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। बहल साहब, आपके पास आऊंगा। यूएनएससी पर जिस तरीके से सिन्हा साहब कह रहे थे कि निश्चित तौर पर मिर्चें लगना लाजमी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम अस्थायी सदस्य भी रहें, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भारत की जो पॉपुलेशन है 138 करोड़ है, और अगर हम इसको देखें तो दुनिया की हम 5वीं या 6वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है जी। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस को देखें तो भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा है उसका, और कई देशों में हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस आज चल रही हैं। हर जगह पे भारत ने अपना नाम आगे बढ़ाया है। ऐसे स्थिति में जबकि भारत की पॉपुलेशन इतनी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमारी आर्म फोर्सेस पूरी दुनिया में मानी हुई हैं, तो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा परमानेंट
मेंबर होने का हक है, पूरा हक है। और इसके लिए भारत को सारे देश सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक 3-4 देश नहीं सपोर्ट करते, जिनमें है चीन, पाकिस्तान, टर्की और नॉर्थ कोरिया। इनको छोड़ दीजिए तो सारे देश जो आज दुनिया के हैं, सारे के सारे भारत के साथ हैं। ऑब्वियसली अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत के पास वीटो पावर आएगी। बिल्कुल। और अगर वीटो पावर आई तो चीन कभी भी ये अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकेगा। अगर वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो स्ट्रैटेजी है वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो भारत का रुतबा को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि चीन को आज से 30 साल के बाद, 20 साल के बाद एक ही दुश्मन दिख रहा है और वो है भारत। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद बहल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा प्रगाढ़ होने वाले हैं। और ये सब पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं रहे। सिन्हा साहब जैसा कि कह रहे थे कि रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल और भारत के बीच हमेशा से रहा है। विचारधारा एक है, धर्म की अगर हम बात करें, जो वे ऑफ लाइफ है सनातन, वो विचारधारा नेपाल के लोग भी रखते हैं। और ऐसे में चीन का भारत और नेपाल के बीच में जो एक बीज बोने की कोशिश वो कर रहे थे कि किसी तरीके से टकराव हो और इनके रिश्ते खराब हो, ऐसी स्थिति बनती नजर फिलहाल नहीं आ रही। और यह भारत के लिए भी अच्छा है, नेपाल के लिए भी अच्छा है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।